स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इकोनॉमिक्स बताऊंगी और इकोनॉमिक्स की में ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। एक यानी इकोनॉमिक्स और इकॉनमी क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर हम डिफिनीसन के तौर पे देखें तो इकोनॉमिक्स हर सोसाइटी द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके किसी मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन कर देना, ये हमारी इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन हम नॉर्मल तौर पे देखें तो मानव की हर एक आर्थिक गतिविधियाँ इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। अब आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियाँ मानव की जहाँ पे मुद्रा सम्मिलित हो, वो हर एक गतिविधियाँ मानव की आर्थिक गतिविधियाँ कही जाएंगी। और जहाँ पे मुद्रा का प्रवेश होता है उसका मोटिव ही होता है लाभ कमाना, जैसे कि नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, कोई व्यवसाय खोल लेना या किसी वस्तुओं का बेचा और खरीदा जाना। इन सब का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अब हमारा जो अर्थशास्त्र होता है वो दो प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र के टू टाइप्स होते हैं, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो व्यष्टि और मैक्रो समष्टि को कहते हैं। ये दोनों माइक्रो एंड मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटी इकाई और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ी इकाई। जैसे माइक्रो एंड मैक्रो, जहाँ पे मैक्रो किसी जंगल का अध्ययन करता है, वहीं पे जो माइक्रो होता है, छोटी इकाई होती है, वो जंगल में खड़े पेड़ का अध्ययन करता है। अब जो मैक्रो है, मैक्रो के जनक जॉन बेर्नार्ड किन्स को माना जाता है और मैक्रो का जन्म ही हुआ था। किन्स ने 1936 में यानी 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें इन्होंने मैक्रो को जन्म दिया। अब जो माइक्रो होता है वो बॉटम टू अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय हुई, उसकी खरीदारी हुई। लेकिन जो मैक्रो होता है वो टॉप से डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ, ये सब माइक्रो एंड मैक्रो के अंतर्गत आता है। ये दोनों अलग तो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो जो हैं दिखने में दोनों अलग होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि इनके अध्ययन के मुद्दों में काफ़ी ओवरलैप आ जाता है। यानी इन दोनों के अध्ययन में काफ़ी ओवरलैप पाया जाता है। जैसे ओवरलैप की बात करें तो हम कहेंगे कि जब मान लो किसी वस्तु का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो किसी कच्चे माल से किसी नई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस वस्तु का, अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है कि जो कच्चा माल है उसका भी कीमत बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी तो जो कच्चा माल जिससे वो प्रोडक्शन बन रहा है, जिससे वस्तु को हम यूज करके उस प्रोडक्शन का निर्माण कर रहे हैं, उसकी कीमत तो जायज़ है बढ़ना, क्योंकि जब प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी तो कच्चा माल जो होगा जिससे हम बना रहे हैं उसकी कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। अब इसी में तीसरा आता है इकोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में अर्थमिति कहते हैं। ये जो होता है माइक्रो एंड मैक्रो का तीसरा कोर होता है और इसका विकास हम पिछली शताब्दी में हुआ। अगर इकोनोमेट्री अगर नहीं आई होती तो हमारा जो माइक्रो एंड मैक्रो का जो जटिल एवं उच्च विवेचना थी वो संभव नहीं हो पाई होती, क्योंकि जो इकोनोमेट्री होता है वो सांख्यिकी और गणितीय अध्ययन करता है और मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी और गणितीय यूज़ तो होते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे इकोनोमेट्री जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे हमारा जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र है वो कंप्लीट होता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो ओवरऑल हम अर्थशास्त्र की बात करें तो मानव की हर एक आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें मुद्रा शामिल हो वो हमारी इकोनॉमिक्स होती हैं। अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो इकोनॉमिक्स तो हमारी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां हैं, लेकिन वो आर्थिक गतिविधियों को किस ढंग से व्यवस्थित किया गया है वो हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं जिससे उस कंट्रीज़ के नाम से उस की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था।
हर कंट्रीज की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है और उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी एक कंट्री की हमारी इंडिया है, इंडिया के अलग अलग रूल्स होंगे और हर रूल्स को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित किए गए होंगे, तो उसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी भारत में व्यवस्थित की गई ढंग को हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम इंग्लिश में इकॉनमी कहते हैं। अब किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के मूलतः 3 सेक्टर होते हैं। कोई भी कंट्री है उसकी अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर में बटी होती हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मूल रूप से तो ये 3 आते हैं, लेकिन जो टर्सरी सेक्टर होता है यानी तृतीयक क्षेत्र होता है, इसके 2 और उपक्षेत्रक होते हैं जिसे हम क्वार्टनरी सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जैसे कि हम कृषि की बात करें, उत्खनन की बात करें या कच्चा तेल की बात करें, ये सब हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी सब ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी कंट्री के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र के योगदान का कम से कम 50% हो, तो उसे हम कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर इकॉनमी भी कहते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर इकॉनमी भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट होता है, इस वजह से हम इसे एग्रीकल्चर इकॉनमी भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत वो गतिविधियाँ रखी जाती हैं जिसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को, जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, उसको हम प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी कि उससे हम किसी दूसरे वस्तु का निर्माण कर देते हैं। तो वो हमारे जो भी होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी या फिर हम कह सकते हैं कि कोई पुराने प्रोडक्ट हैं उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करके नए प्रोडक्ट बना दें, तो ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और ये सब काम इंडस्ट्री के होते हैं। ये सब सारे काम यानी कि नेचुरल रिसोर्स का यूज करके किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर देना, ये तो हमारी एक फर्म या इंडस्ट्री करती है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। और इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी चीज़ आएंगी सब हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। या फिर हम कह दें कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग करके किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और सेकेंडरी सेक्टर में भी किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम एवं जीवन यापन कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो, यानी 50% की हिस्सेदारी हो, तो इसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में यानी टर्सरी सेक्टर में वे गतिविधियां जो सर्विसेज से संबंधित हो। सर्विसेज क्या हो सकते हैं? अब सर्विसेज का मतलब ये होता है कोई सर्विसेज से रिलेटेड, यानी शिक्षा हो गया, ये भी एक सर्विस है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या परिवहन, जो भी गाड़ी उड़ी चल रही हैं, ये सभी तो सर्विस हैं। एक तो हमारे सर्विसेज से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, सेवाएं हैं, ये सब हमारी सेवाएं हैं। शिक्षा भी एक सेवा है, स्वास्थ्य भी हमारी एक सेवा ही है, परिवहन भी हमारा एक सेवा ही है। तो यानी ये सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी सब हमारा टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। और टर्सरी सेक्टर को ही हम सर्विस इकॉनमी भी कहते हैं। या इस क्षेत्र का किसी भी कंट्री की, इस क्षेत्र में किसी भी कंट्री की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एवं जीवन यापन का अगर 50% हिस्सेदारी है तो उसे हम सर्विस इकॉनमी कहते हैं। यानी सर्विस इकॉनमी जो है और इंडस्ट्री इकॉनमी, इन दोनों इकॉनमी में हमारा नेशनल इनकम और जीवन यापन का अगर 50% हिस्सेदारी है तो उसे हम इंडस्ट्री इकॉनमी भी कहते हैं और सर्विस इकॉनमी भी कहते हैं। अब हम जो टर्सरी सेक्टर है या हम सर्विस इकॉनमी जिसे कहते हैं, इसके उप क्षेत्रक होते हैं 2, क्वार्टनरी सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर।
अब हम बात करते हैं क्वार्टरनी सेक्टर की। तो क्वार्टरनी सेक्टर जो होता है उसे हम एजुकेशन सेक्टर भी कहते हैं, यानी ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं, नॉलेज सेक्टर कहते हैं। एजुकेशन नहीं कह सकते हैं, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ये एजुकेशन और नॉलेज में अंतर होता है। तो क्वार्टरनी सेक्टर को हम ज्ञान क्षेत्रक कहते हैं, यानी नॉलेज सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत नॉलेज कहाँ पे मिलती है? शिक्षा में भी हमें जितना हम, शिक्षा तो बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें नॉलेज हमको कुछ ही प्राप्त हो पाते हैं। तो जो नॉलेज, शिक्षा से हमें नॉलेज मिलती है। तो शिक्षा एवं खोज, रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च में हमें नॉलेज प्राप्त होती है, क्योंकि नॉलेज होती है तभी तो हम रिसर्च करते हैं। तो शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं ये हमारी क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करें तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णय से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ, शीर्ष निर्णय से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब हम शीर्ष निर्णय की बात करें तो हम कह सकते हैं सरकार तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग, नौकरशाही यानी नौकरशाही सहित जो आते हैं वो हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत होते हैं। या सरकार, निजी क्षेत्र, जो भी उच्च नीति निर्णायक होते हैं वो हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा इकोनॉमिक्स और इकॉनमी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।